Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss our next topic, comparison between monopolistic and perfect competition. Our first comparison is assumption regarding product. In perfect competition हमने assumption की थी कि perfect competition में पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो होमोजेनियस होते हैं, समरूप होते हैं. लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो जितने भी फॉर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी, फ्रेगनेंस, पैकिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. मीन्स मोनोपोलिस्टिक फर्में जिस भी वस्तु का उत्पादन करती हैं वो वस्तुएं प्रत्येक फर्म की वस्तु के उत्पादन से अलग होगी. इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा assumption regarding number of buyers and seller. In perfect competition and monopolistic competition दोनों में ही there are large number of buyers and sellers of the product. Next comparison is assumption regarding degree of knowledge. Perfect competition में पूर्ण प्रतियोगिता में हम ये मानकर चलते हैं कि जितने भी सेलर्स और बायर्स होते हैं उनको मार्केट कंडीशन के बारे में परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान नहीं होता. वहीं अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी बायर्स और सेलर्स होंगे उनको मार्केट कंडीशंस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है. तो ये भी इसका एक कंपैरिजन है. उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन आता है अजम्पशन रिगार्डिंग शेप ऑफ द डिमांड कर्व. ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे रिवेन्यू कर्व्स होते हैं AR और MR ये OX के पैरेलल में होंगे. और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करें तो मोनोपोलिस्टिक में एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स हैं ये इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग डिसीजन. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स को केवल यही डिसाइड करना होता है कि जो इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड किया उस प्राइस पर उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है. परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती. ठीक है. वहीं अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो फर्म जो है प्रोडक्शन की क्वांटिटी और प्राइस दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर सकती है. इसका रीज़न क्या है, जब वो इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को डिसाइड करती है तो दूसरा फैक्टर जो है वो अपने आप ही निर्धारित हो जाता है, अपने आप ही डिटरमाइन हो जाता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने के कारण फर्म अपने गुड की डिमांड को बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है. मीन्स अपनी गुड की डिमांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन रिगार्डिंग आउटपुट. परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन की अगर बात करें यहाँ पर तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू आपस में बराबर होते हैं, वहीं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और AR भी बराबर होते हैं. लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्राइस जो है वो LAC के बराबर होती है. लेकिन AR, MR एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू MC से अधिक होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती है. यानी कि प्राइस जो है वो हमारी MC से ज़्यादा होगी. यही कारण है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरेटिवली प्राइस ज़्यादा होती है और वो आउटपुट जो है वो कम करते हैं. ये आगे हम डायग्राम से भी देखेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट. परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में तीनों ही जो स्थितियां हैं उत्पादक को मिलती हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट्स हों, चाहे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हों या फिर मिनिमम लॉस हो. लॉन्ग रन की अगर बात करें तो लॉन्ग रन में भी दोनों ही मार्केट्स को, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, दोनों ही फर्म्स में जो प्रोड्यूसर हैं उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं. इसका रीज़न क्या है बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलने का, कि हमने एग्जाम्पशन की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो फर्म्स होती है उनका लॉन्ग रन में मार्केट में एंटर करना और एग्जिट करना जो है वो फ्री होता है, उन्हें फ्रीडम होती है. अगर फर्म्स को
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो वो मार्केट में एंटर कर सकती है। अगर फर्म्स को लॉस हो रहा है तो वो मार्केट को छोड़कर जा भी सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा कंपैरिजन रिगार्डिंग प्राइस। इसे हम डायग्राम से क्लियर करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी प्राइस होती है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। कैसे? देखो इसका रीज़न क्या है। इन परफेक्ट कंपटीशन हमारी जो प्राइस होती है, जो हमारी प्राइस है AR, वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर टच करती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर LAC के मिनिमम पॉइंट E पर टच करती है। यही रीज़न है यहाँ पर जो प्राइस है वो मोनोपोलिस्टिक के कंपैरेटिवली कम होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होने का क्या रीज़न होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हमारी प्राइस है वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर नहीं टच करती। देखो यहाँ पर ये LAC के B पॉइंट पर, यानी कि जो LAC का कर्व जो डाउनवर्ड हो रहा है उस पार्ट पर टच करती है। इसीलिए यहाँ पर प्राइस जो है वो OP और परफेक्ट कंपटीशन में अगर बात करें और दोनों का कंपैरिजन करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस ज़्यादा होती है और आउटपुट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम होता है। यहाँ पर देख भी सकते हो कि प्राइस अगर B पॉइंट पर LAC के इस डाउनवर्ड होते हुए स्लोप पर B पर अगर टच करते हैं तो प्राइस कितनी डिसाइड होती है, OP, और आउटपुट कितना होता है, OM। यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR को E पॉइंट पर टच करे तो ये आउटपुट कितना करते हैं, OM। अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्राइस है वो LAC के मिनिमम पॉइंट पर टच करेगा, ये पॉइंट हम ले A पॉइंट, तो यहाँ हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है। P से कम होकर कितनी हो सकती है, OP1। और आउटपुट भी अगर देखें तो आउटपुट भी कंपैरेटिवली OM के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, OM। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं वो LAC के गिरते हुए भाग, जो डाउनवर्ड होता हुई स्लोप है, वहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं और जिसके कारण क्या है, प्राइस डिसाइड करती हैं और जिसके कारण क्या है, प्राइस जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। So this is our topic. Thank you everyone.